हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं। अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया CGDI पढ़ रहे हैं। इसे हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। हम इसकी फर्स्ट यूनिट देखते हैं अगेन कि संविधान सभा और संविधान, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। संविधान के दर्शन, संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, सुविधा, हमने ये वाली टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इस वाले टॉपिक में हमने नागरिकता पर बहस कंप्लीट कर ली है और आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, मीनिंग कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। देखो, संविधान के चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये जो सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में 32 तक है, जिसमें रेट्स भी हैं बहुत सारी, मतलब 5-6 ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो उसमें आपको पहले ये बताया गया है कि 36 से 51 तक आप लोगों को इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैम मौलिक अधिकार में तो इससे पहले के सारे आर्टिकल्स हैं, तो वो क्यों नहीं करवाया? वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में पहले नहीं लिखा हुआ। अगर मैं आप लोगों को वो पहले करवाती ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती कि मैम आपने पहले वो नहीं करवाया, ये करवा दिया। इसलिए कोई इशू नहीं है, याद आपको अलग अलग ही करना है, क्वेश्चन अलग अलग ही आते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो देश के अलग अलग सरकार और सरकार के जो नाम से अभिकरण जो हैं वो जारी किए जाते हैं, और जो देश का शासन व्यवस्था है वो उसके मौलिक तत्व हैं। ठीक है, उसके एक मौलिक, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। तो इन निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रकृति है उसके संबंध में संविधान ने आर्टिकल 37 में ये बहुत अच्छे से बताया है। मतलब भाग 4 में ये दिया गया है कि उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं की जा सकेगी, तो भी इसमें दिए हुए सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब एक तरीके से कभी कभार ये मान लिया जाता है कि मौलिक अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पता भी नहीं है कि ये चीज़ें है भी क्या। ठीक है ना? तो मतलब एक तरीके से इसमें ये वाली बात बताई गई है कि जो न्यायालय है, कोई भी न्यायालय, किसी न्यायालय द्वारा किसी को बाध्यता नहीं दी जा सकती है, फिर भी इसमें दिए हुए सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को सामने रखा गया था उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया गया। अब आपको याद होगा, प्रियम्बल के टाइम पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, जब हमने प्रस्तावना पढ़ा था, कि प्रियम्बल के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो प्रस्ताव, अपना प्रपोजल रखा था कि नागरिकों को सभी अधिकार मिलने चाहिए, ये है वो है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बोली थी। तो अभी इसमें बात यही बताई गई है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों का प्रकट किया गया है, बताया गया है, उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जगह दी गई है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को जगह दी गई है। ठीक है, जिस प्रकार 1935 में भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल थे और गवर्नरों के लिए अनुदेश पत्र जारी किए गए थे, उसी तरह नए संविधान में निर्देशक सिद्धांत हमारे शासनकर्ताओं के लिए हिदायतें और अनुदेश हैं। ठीक है ना? उसके बाद ये है कि जो सिद्धांत है वो कार्यपालिका और विधानमंडल के लिए निर्देश हैं कि उन्हें किस तरह शासन संचालन करना है, कि उन्हें किस तरीके से शासन चलाना है। इनके लिए एक तरीके से मेनली बताया जाए तो ये कार्यपालिका और विधानमंडल, इन दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दोनों को ही बताना है कि भैया शासन कैसे चलाना है, कैसे उसको हैंडल करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ओके, अब बात आती है कि अनुच्छेद इसमें जो जो दिए गए हैं वो सारे अनुच्छेदों में
36 से 51 तक 16 अनुच्छेद में निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जो इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सारे अनुच्छेद, मतलब ये नहीं है कि आप एक एक पेज पे इनको लिखें, पूरा पूरा लिखें। इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो टीचर ये देख के मार्क्स नहीं देता है कि यार बस बच्चे को यही पता है कि 36 से 51 तक आते हैं। क्योंकि ये तो आमतौर पर सभी को पता होता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में इतने आर्टिकल्स हैं, मौलिक अधिकार में जो दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स में इतने हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 36 और 37। इन दोनों में राज्य को परिभाषित किया गया है, स्टेट को बताया गया है, लेकिन 37 ये बताता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि राज्य को परिभाषित किया गया है इन दोनों आर्टिकल में, जबकि 37 ये बताता है कि निदेशक तत्व जो हैं, ये निदेशक सारे एलिमेंट जो हैं देश के शासन के फंडामेंटल राइट्स हैं, और जल्द ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब हम देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में राज्य जो है लोक कल्याण की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। आर्टिकल 38 में ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो पब्लिक वेलफेयर को सेफ्टी देगा, और सामाजिक व्यवस्था जो बनानी है वो कैसे बनानी है, उसमें क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो सब आर्टिकल 38 के तहत राज्य देखेगा। आर्टिकल 39 में राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा, किस प्रकार करेगा, कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को जीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये नहीं है कि देखो प्रस्तावना में ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने कि इक्वालिटी की बात की गई थी। अब इक्वालिटी की बात हो रही है तो जाहिर है यहाँ पर सभी चीज़ों की बात होगी कि पुरुष और स्त्री दोनों एक समान हैं, दोनों काम करेंगे तो मतलब उनको एक तरीके से एक लिमिटेड वेतन ही मिलना चाहिए कि बराबर का। दूसरी बात ये आती है कि समुदायों की जो भौतिक संपदा का स्वामित्व है उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, थर्ड बात ये आती है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों को के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। उसके बाद दूसरी बात ये आती है, चौथी बात, कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये नहीं है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिले और औरत काम कर रही है तो उसको कम पैसे मिले। ठीक है, नहीं, दोनों को इक्वल पैसे देने हैं क्योंकि मेहनत दोनों की ही बराबर लगी है एक काम में। उसके बाद पांचवी बात ये बताई गई है इस आर्टिकल में कि पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, और बच्चे और युवाओं का शोषण से बचाया जा सके। तभी चाइल्ड लेबर एक्ट जो था वो बनाया गया, इसी बेस पे बनाया गया कि अब देखो आर्थिक अपना पेट तो भरना ही है, चाहे अच्छा से अच्छा ना खा पाए लेकिन इतना तो खाना ही है कि हमारा पेट भर जाए, हम मरे नहीं। होता है भूखे मर जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इस बात पे ये बोला गया इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में, कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सबसे पहले वो पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन देगा कि भैया अगर इन्होंने काम किया है तो उनको इक्वल पैसा दो। और दूसरी बात ये आएगी कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को अधिकार होगा अपना काम करने का। आजकल देखेंगे आप बहुत जगह देखा होगा कि जॉब्स में 100% में से आधे से ज़्यादा तो औरतें लड़कियां ही दिख जाती हैं, है ना। तो अब जाहिर है अब अपना घर चलाना है, पेट चलाना है, तो जाहिर है अब करना ही पड़ेगा काम, ऐसी तो बात नहीं है नहीं करेंगे। उसके बाद आखिर में बात यही बताई गई है कि पुरुषों और स्त्रियों को उनका जो स्वास्थ्य है और उन जितनी उनमें शक्ति है उसके बेस पर ही वो काम करेंगे। ये नहीं है कि ज़्यादा काम किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 39 का देखिए ये उसमें क्लॉज में बटे हुए होते हैं 39A, 39B, 39C ऐसे करके। तो ये 39A है जिसको का बोलेंगे। इसमें बताया गया है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस तरह से काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो। इस उद्देश्य के लिए राज्य उपयुक्त विधान और योजनाओं द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ताकि कोई भी नागरिक जो है वो आर्थिक या अन्य किसी नियोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने का अवसर से वंचित ना हो। ओके,
अब बात आती है आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में ये बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। ग्राम पंचायत और ये म्यूनिसिपैलिटी वाला ये सारा आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब है क्या। आर्टिकल 41 में ये बताया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब की जो दिशाएं हैं उनमें लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उपबंध करेगा। ठीक है। आर्टिकल 42 में ये बताया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के उपबंध करेगा। उसके बाद आती है आर्टिकल 43 की बारी। आर्टिकल 43 में ये बताया गया है कि राज्य जनता के लिए काम, मजदूरी, जीवन स्तर, अवकाश, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, ये सब चीज़ें प्रदान करेगा और राज्य उद्योगों की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। उसी बेस पर इसको उसमें क्लॉज में बांटा गया है 43A, 43B। 43A में ये बात बताई गई है कि राज्य उपयुक्त विधान और अन्य किसी रीति से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम या इंस्टीट्यूट हैं या फिर कोई भी संगठन है, ग्रुप है, उनके प्रबंधन में कर्मकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। और 43B में ये बताया गया कि राज्य सहकारी समितियों के ग्रुप्स को, लोकतांत्रिक जो नियंत्रण है उसको, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 में ये बताया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। आर्टिकल 45 बताता है कि 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था। उसमें 45 को अमेंडमेंट में लाया गया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इस संशोधन के अनुसार ये बताया जाता है कि राज्य अभिभावकों से ये अपेक्षा करता है कि वे अपने बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए चाइल्ड लेबर के लिए जो एज है 14 बताई गई है कि इससे उम्र से बच्चा छोटा हो या इतनी उम्र का हो तो वो काम नहीं कर सकता है। राज्य ने आर्टिकल 45 के तहत ये बताया है कि बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उसकी फैमिली का है। ये नहीं कि उसको काम पर लगा दो या उसको पढ़ाओ ही नहीं। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 46 की। राज्य जनता के दुर्बल वर्ग, विशेषकर जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, और उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। मतलब ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पहले ये होता था, उनको बहुत मतलब एक तरीके से नीचा दिखाया जाता था कि तुम लोग कुछ हो ही नहीं यार, अब जो भी है ठीक है लेकिन वो इंसान तो है ना। तो इस बेस पर भी उनको ये नहीं किया जाता था। इस यहाँ पर आर्टिकल 46 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को एक इक्वल राइट दिया गया है। उसके बाद आती है आर्टिकल 47 की बात। आर्टिकल 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 48 अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल, वो राज्य के पर्यावरण की संरक्षा और उसमें सुधार करने का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का एक प्रयास करेगा। ओके। अब बात आती है आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 में ये बताया गया है कि राज्य ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। जो ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और जो इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस दी गई है चीज़ों को, उनकी हिफाजत करेगा, उनको सेफ रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, हमारा फ्लैग है, राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम है, इन सब चीज़ों की रक्षा करना राज्य का वो है, राइट है। और उनको अनुच्छेद 49 के तहत ये बताया गया है, अगर इन चीज़ों का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाता है, माना जाता है। ओके। अब बात आती है आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 में राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, अलग रखेगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि
जैसे कोई केस लड़ना है, अब कोई अच्छी पावरफुल पार्टी है और केस में फंसी हुई है, प्रॉपर्टी का है, मर्डर का है, रेप का है, तो उसमें वो लोग पैसा दे देते थे और या फिर जज पे प्रेशर बनाते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कभी कभार कार्यपालिका से या न्यायपालिका से इधर उधर थोड़ी सिफारिशें चलती थी। तो इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 50 राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। अब बात आती है आर्टिकल 51 की। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर ध्यान देगा। सेम वही वाली बात, आपको आपको जो आगे संकटकालीन व्यवस्था पढ़ाई जाएंगी, इमरजेंसी, तो कौन कौन सी इमरजेंसी होती हैं, क्यों लगी हैं, कब लगी हैं, बहुत सारी इमरजेंसी लगी भी हैं। और उसके साथ साथ राष्ट्रों के बीच जो न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध हैं उनको बनाए रखेगा। संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाधाओं के प्रति आदर बढ़ाने के लिए, कि पहले जब आज़ादी हुई थी तो बहुत सारी संधियों के बेस पर भी हुई थी, ट्रीटीज जो होती हैं उनके बेस पे हुई थी। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये उनको बनाए रखने के लिए, उनको अच्छे तरीके से, उनको मतलब एक तरीके से सेफ रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा, कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते रहते हैं, आतंकवाद है, अब छोटी छोटी, अब इंडिया पाकिस्तान का तो ये ले लीजिए, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पेन का कैप है, अगर इंडिया से पाकिस्तान में गलती से बॉर्डर पे गिर गया, भाई उस पर लड़ाई है। वहां से कोई आ गया, अब उस पर लड़ाई है, कुछ हो गया कुछ हो गया, लड़ाई तो होती ही रहती है। इतनी दूसरे देशों में नहीं होती है जितना इंडिया पाकिस्तान के रोज के विवाद रहते हैं। तो ये वाला आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब उनको प्रयास करेगा, उनको बहुत कोशिश करेगा कि एक तरीके से ये सब कुछ लिमिटेड हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसमें यहाँ के लोग नहीं मरते और वहाँ के लोग नहीं मरते, दोनों ही मरते हैं। और सबसे जो हमारे बॉर्डर पे लोग होते हैं, आर्मी के होते हैं, वो सब ही मरते हैं। इतना आम पब्लिक नहीं मरती है विवादों में, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में, जितना वो लोग होते हैं। ओके, सो आज की क्लास जो है हमारी यहीं ख़त्म होती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ये आपका कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसकी सेकंड क्लास हमारी 15 जन 2021 में फ्राइडे को होगी। और ये पार्ट 2 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका आंसर अभी हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको इसमें आर्टिकल्स बताए हैं, तो आप इसके बहुत अच्छे से इसको समझ लो और इनको अच्छे से करके लिखो, कि मतलब 7-8 लाइनों में तो एक आर्टिकल को आपको डिफाइन करना ही करना है। पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, लेकिन 7-8 लाइन, 10 लाइन भी हो जाए तो इनफ होंगी। ठीक है। सो आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।